हेलो दोस्तों, आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो द टॉपिक इज़ द नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस लिखा हुआ है एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कैम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। कह रहा है कि जैसा आप जानते हैं कि जो यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, उसके साथ साथ नेशन स्टेट का फॉर्मेशन भी जुड़ा हुआ था। अर्थात जैसे हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न नेशनलिज्म का, आधुनिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है यूरोप में, उसके साथ साथ राष्ट्र राज्य, इसको नेशन स्टेट कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट साथ साथ जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वे कौन हैं, क्या उनकी ऐसी चीज़ है जो उन्हें उनकी पहचान दिलाती है, वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, उसकी पहचान दिलाने का जो सेंस है जो उनके अंदर आने लगा। नए सिंबल्स, आइकॉन्स, नए सॉन्ग्स, आइडियाज़, ये कुछ इस प्रकार से उन्हें लिंक किए, नए विचारों को, इनकी नई सीमाओं को डिफ़ाइन किया कि इनकी कम्युनिटी की, इनकी जो जातिगत समुदाय है उसकी इनकी सीमाएँ क्या हैं, उसको इन्होंने डिफ़ाइन किया। अधिकतर देशों में जो देखा जाएगा तो ये नेशनल मूवमेंट, जो नई आइडेंटिटी आई है, न्यू नेशनल आइडेंटिटी, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। हाँ, लेकिन इसका भारत में कैसे उदय, हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, भारत में इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में और उसके साथ साथ अदर कॉलोनीज में देखा गया है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली फाइनली किससे जुड़ा हुआ था, ये तो टोटल का टोटल ये सब जुड़ा हुआ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। क्योंकि ये सारे के सारे, भारत हो या भारत के साथ साथ और भी अनेक राज्य या स्टेट या आप कंट्री का हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्रिटेन की कॉलोनियाँ थी। तो सारे के सारे देश अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद करना चाहते थे। तो कॉन्सेप्ट यही था कि हम किस प्रकार से ब्रिटेन से आज़ाद हों, ब्रिटेन से हमारी मुक्ति हो, अपनी कॉलोनी से मुक्ति चाहते थे। इस वजह से ही क्या है, ये एक हमारा देखेंगे कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दरअसल में और कुछ नहीं, ये हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ही है। और यही है कि सारे के सारे लोग इस आज़ादी चाहने की वजह से क्या हुआ, सबके अंदर एक भाव आया कि हम लोग क्या हैं, एक हैं, वी आर एज द नेशन। नेशन का कॉन्सेप्ट ये है समझना है, कंट्री समझ में आता, नेशन स्टेट अपनी एक साझी विरासत, अपनी एक साझी पहचान, अपनी एक जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये होता है नेशनलिज्म का। लोग क्या हुए हैं, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। लोग खोजने लगे अपनी यूनिटी को किस प्रोसेस में, तो ध्यान देखें तो कॉलोनियल के साथ जो उनका स्ट्रगल था, उसके प्रोसेस में ही उनकी यूनिटी उसकी छिपी हुई थी। The sense of being oppressed under colonialism provided a sheer bond that tied with many different groups together। देखिए, कहने का मतलब यही है कि सारे के सारे जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के लोग थे, जाति थे, धर्म थे, सारे के सारे, लेकिन उन सब का एक ही रीज़न था, क्या कि वे सारे के सारे लोग परेशान थे कॉलोनिज्म के अंदर से, अपने आप को सप्रेस्ड मानते थे, उनका शोषण हो रहा है, उनका ऑप्रेस्ड किया जा रहा है। तो सबके साथ एक शेयर बॉन्ड था, क्या कि हम सब क्या हैं, पीड़ित हैं इस कॉलोनिज्म से। इस प्रकार से सारे के सारे वे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए। लेकिन हर क्लास और हर ग्रुप का कॉलोनिज्म से अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा था, उसका इफेक्ट पड़ा था, उनके अनुभव भी अलग थे, उनका जो फ्रीडम का नोशन था वो भी अलग था, वो भी सेम नहीं था। तो कांग्रेस के अंडर में महात्मा गांधी ने किस प्रकार से इस पूरे ग्रुप को एक मूवमेंट में पिरो दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रयास किया कि इन सारे ग्रुप्स को हम एक साथ एक मूवमेंट के अंदर ला दें, एक आंदोलन के अंदर ला दें, और ऐसा काम हुआ भी। हाँ, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ध्यान दिया जाने वाली बात क्या है कि कोई भी यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं इमर्ज होता है। अर्थात उसमें भी क्या है, इस एकता के बिंदु में भी कहीं ना कहीं टकराव के पॉइंट्स नज़र आ जाते हैं। अर्थात उस एकता में है, लेकिन टकराव भी कहीं ना कहीं है।
कह रहा है कि आप प्रीवियस टेक्स्ट बुक में, अर्ली टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अर्थात 1910 से लेकर 20 के आसपास के जो रीजन हमारा 1910 तक का जो हमारा दशक रहा है, उसके बाद वाला जो हमारा इस चैप्टर में हम फर्दर आउट करेंगे कि 1920s का जो दशक हमारा डिकेड है उसमें हम किस प्रकार से वो किए, और हम पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हमारा, ये किस प्रकार से नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार से नेशनल मूवमेंट को आगे लीड किया, इस पर अपनी राह खोजी, और किस प्रकार से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, और जो हमारा है नेशनलिज्म का जो हमारा किस प्रकार से लोगों के अंदर इमेजिनेशन, लोगों के अंदर किस प्रकार से ये भावना आई कि हम क्या हैं कि एक नेशन के रूप में किस प्रकार से काम। अदरवाइज आप देखेंगे तो पहले के जितने भी राजा महाराजा जो भी हैं वो अपने आप को एक अलग अलग छोटे छोटे राज्य का हिस्सा मानते थे, और उनकी भावना इतना थी कि हम अपने किस प्रकार से राज्य को बचा लें, हम क्या कर लें। कोई साझी विरासत, कोई साझी वो नहीं कि हमारा देश है, इंडिया है, ऐसे भारत, इस ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये था कि हम झांसी के राजा हैं, झांसी के रानी हैं, हम अवध के नवाब हैं, तो हम यहाँ बिहार के जगदीशपुर के हैं, तो यहाँ के हैं, वहाँ के, ये सब अलग अलग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। कंप्लीट आइडेंटिटी एज अ नेशन नहीं था। तो ये जो हमारा कॉलोनियलिज्म के अंडर में जो हम सप्रेस्ड हुए थे ब्रिटिश के राज की हुकूमत के दौरान, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम सभी क्या हैं, एक ही चीज़ से पीड़ित हैं, वो हैं ब्रिटिश राज का जो हमारे देश पे हमको कॉलोनी बना के हमें शोषण कर रहा है। तो क्यों ना हमें एक होकर, हम हमारी, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम इस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दें, हटा दें यहाँ से। तो इस वजह से देखा जाए तो ये जो हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया कि राष्ट्रवाद क्या है, तो कुछ नहीं था, ये हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। अब इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें हुआ क्या, वहीं कि जब 1920 के दशक हुआ उस समय हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार वगैरह हो रहे हैं, 1914 से 1918 तक। 1915 में गांधी जी भी वापस आएंगे अफ्रीका से, यहाँ पर मूवमेंट करेंगे, गांधी जी का नेतृत्व मिल गया, चमत्कारी नेतृत्व मिल गया। कांग्रेस पहले से ही प्रेजेंट में थी 1885 से 1885 से ही। अब यहाँ के बाद से वो किस प्रकार से इस आंदोलन को, मूवमेंट को आगे लीड करेंगे, वो हमारी चर्चा का अगला बिंदु होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में दिख रहा है कि 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 का मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। उस समय हमारा जो नेशनल मूवमेंट के दौरान ये आम बात हो गई थी, इतनी सारी भीड़, इतनी सारी जनसमूह, ये आम बात हो गई थी। ये घटना है 6 अप्रैल 1919 की, दिखा रही है आपको। ठीक है, चलिए, मैंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वार का कॉन्सेप्ट चला था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, किस प्रकार से आगे इस मूवमेंट को लीड करेगा देखते हैं। कह रहा है कि इन द ईयर्स आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to the new areas and incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 के वर्ष के बाद हम देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट हमारा है किस प्रकार से नए नए एरियाज़ में स्प्रेड कर गई, नए नए सोशल ग्रुप्स को अपने आप में शामिल कर लिया, किस प्रकार से नए मोड ऑफ स्ट्रगल, नए नए प्रकार के संघर्षों के स्वरूप निकल के आए। हम किस प्रकार से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, इसके इम्प्लिकेशंस क्या क्या हुए। सबसे पहले जान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा जो वर्ल्ड वार उस समय हो रहा था 1914 में शुरू हुआ था, उसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी कर दी। इससे हुआ क्या कि हमारे देश में जो अंग्रेज राज कर रहे थे उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके वजह से उनको करना क्या, इसकी वजह से वार लड़ने के लिए उन्होंने लोन लिया। लोन लेने की वजह से क्या, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से सामान विदेशों से आते हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी रेज किया गया, इनकम टैक्स लगा दिया गया। वार की दौरान प्राइसेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीज डबलिंग बिटवीन, जो वार के दौरान था 1913 से 1918 तक हमारे जो वस्तुओं की जो कीमत है, प्राइसेज हैं, वो डबल हो गई। इसकी वजह से हुआ क्या कि कॉमन लोगों का जीवन बहुत ही दुर्लभ हो गया, बहुत ही परेशानी से गुजरने लगा। ग्रामीण लोग
ग्रामीणों को गांव में क्या किया जाता था कि सैनिकों को भेजा जाता था और वहाँ पर ज़बरदस्ती ग्रामीण एरिया में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इसका मतलब क्या रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट क्या करता है कि आर्मी में ज्वाइन करने के लोगों को मजबूर करता है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती क्योंकि हम उससे कॉलोनी थे और वो हमें जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से करने लगा, जिस प्रकार से एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि हम तो उसके क्या हैं, वो जिस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए हम यूज कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एरिया में बिना उनकी मर्ज़ी से जो भर्ती किया जाने लगा तो उनमें एक ज़बरदस्त गुस्सा फूट कर आया और चारों तरफ गुस्सा फैला। 1918 से 19 के दौरान 1920-21 में फसलें भी भारत में बहुत सारी जगह बर्बाद हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत ही शॉर्टेज मिला फूड का, अर्थात जरा देखो अकाल पड़ने लगा। इसका साथ साथ एक और भी घटना हो गई। उस दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी आ गई इन्फ्लुएंजा का। उस समय 1921 का जो आप सेंसस देखे होंगे तो उसमें पता चलता है कि 12 से 13 मिलियन 12 to 13 मिलियन पीपल रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक, उसकी भेंट चढ़ गई। दुर्भिक्ष और अकाल का, महामारी का, इन सब का रिजल्ट सारे के सारे इतने लोग मर गए थे। 12 से 13 मिलियन का आंकड़ा समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग की जान चली गई थी। 1921 का डेट सेंसस है। इसीलिए जो अगर आप एज द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, उसमें पूछा जाता है कि भारत का जो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा रहा है एज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1921 का वर्ष आता है। क्योंकि इसमें एकाएक इतनी हमारी लॉस हो गई थी पॉपुलेशन का कि देख सकते हैं कि 1 करोड़ जहाँ 21 लाख 20 लाख 30 लाख से लोग मर गए हों। जिधर देखिए उधर फसलों का शॉर्टेज, कहा जाता ना कि एक तो गरीबी दूसरे में आटा गीला, वही हाल हो गया था। एक तो हालत ख़राब थी ही, वार में हमारे उधर वार हो रहा, हमारे सैनिक को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, टैक्स लगा दिया गया, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, हर प्रकार से ग्रामीण इलाकों में सोल्जर्स को भेज के जबरदस्ती भर्ती कराइए। फसलें बर्बाद हो गई, शॉर्टेज हो गया, इन्फ्लुएंजा फैल गई, सारी की सारी चीज़ जो भी होना था सारा का सारा इसमें आ गया। लेकिन लोग ये आशा किए कि हो सकता है कि ये युद्ध खत्म होने के बाद से सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी दौरान एक नया लीडर हमारे सामने आता है और एक नए प्रकार के स्ट्रगल को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उस महान व्यक्तित्व का नाम है द ग्रेट पर्सन वॉज महात्मा गांधी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह है क्या वास्तव में? तो सत्याग्रह जो हमारा है उसको समझाते हैं अभी। बी पेशेंट, धैर्य रखें, बी पेशेंट, हैव पेशेंस, ध्यान रखें, धैर्य रखें, कोई बात नहीं, देखते हैं। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे कहाँ से थे? रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915, तो लौटे थे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जन समूह को, जो हमारा गुस्सा था वहाँ का, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर रेसिज्म का जो रेसिस्ट हमारे, अर्थात वहाँ पर काले गोरे का भेद वहाँ पर हो जाए। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हमारा अधिकतर क्या है कि काले जो वर्ण के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल जो होते हैं, उनके साथ ही भेदभाव किया जाता था कि आप तो ब्लैक पीपल हो, और जो शासन करने वाले थे, गवर्न करने वाले थे, वो हमारे थे वाइट पीपल अर्थात ब्रिटिशर्स। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, वो अपने आप को हायर समझते थे, उनको लोअर एकदम समझ के रखा जाता। तो एक प्रकार से ये जो गुस्सा था उसको उन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया और उससे सही दिशा में मोड़ करके अंग्रेज़ों के खिलाफ, रेसिज्म के अगेंस्ट में किस प्रकार से प्रमोट किया, उसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह का जो हमारा विचार है वो एम्फेसाइज करता है द पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की जो ताकत है उस पर वो करता है और ये दिखाता है कि हमें सत्य के लिए क्या तलाश करनी चाहिए। नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, हमें सत्य की ताकत को पहचानना होगा, जोर डालना, और हमें सत्य की ये खोज भी करना। वी नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ये सजेस्ट किया कि यदि
यदि आपका कारण सत्य है, यदि आपकी जो विचार है, आपकी इच्छा, यदि आपका वो सत्य है, तो आपका स्ट्रगल है इनजस्टिस के खिलाफ होना चाहिए। इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आपका जो कारण है, कार्य है, वो आप सत्य हैं, उसमें जो आपकी कोई त्रुटि नहीं है, आप यदि अन्याय के खिलाफ लड़ने का संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। आपको बम, बारूद, फिजिकल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो ऑपरेशन है, जो हमारा हम पे नुकसान पहुंचाने, जो दमन करने वाला ऑपरेशन है, उससे लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी प्रकार से एग्रेसिव हुए बिना भी हम एक सत्याग्रही को बैटल को जीतना चाहिए नॉन वायलेंस के थ्रू। हमें हिंसा करके, हमें दूसरों को चोट पहुंचा के नहीं, हमें उस क्या बोलते हैं ऑपरेशन का जो हमारा दिल जीत कर उसके विचारों को परिवर्तित करने की बात सोचनी चाहिए। ये हो रहा है, और ये एक ऐसी हो सकता है क्यों, क्योंकि ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से चेंज कर सकें। People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। जो हिंसा का प्रयोग करके दूसरे उसके सत्य को मनवाने की कोशिश करें, इससे बेहतर कि हम उसको इस बात के लिए प्रमोट करें, हम उस बात को इस महसूस कराने की कोशिश करें कि नहीं, आप क्या करें कि सत्य को पहचानें, आप झूठ का सहारा ना लें, आप हिंसा का सहारा ना लें, आप हम पे दमन ना करें, आप इस बात को स्वीकार करें कि नहीं, जो आप कर रहे हो गलत है। इस स्ट्रगल के थ्रू ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। इस और यही कारण है कि इस संघर्ष के द्वारा सत्य की वास्तव अंत में विजय होगी। महात्मा गांधी का विश्वास था कि ये जो दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, और यही जो हमारा नॉन वायलेंस का जो धर्म है, अहिंसा का जो धर्म है, ये पूरे भारतीयों को एक कर सकेगा। तो महात्मा गांधी के विचार हैं, इसको देख सकते हैं। इट इज़ सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज़ द वेपन ऑफ द वीक। कहा जाता है कि ये तो निष्क्रिय प्रतिरोध का स्वरूप है, ये कमज़ोरों का अस्त्र है। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। कहने को तो कह सकता है कि ये तो कमज़ोरों का अस्त्र है कि वो हिंसा ना करे, अहिंसा की बात। लेकिन ध्यान रखें कि जो शक्ति होती है वो केवल और केवल प्रयोग किया जा सकता है जिसकी जो स्ट्रॉन्ग हो। ये जो शक्ति है पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, वास्तव में ये हमारा इंटेंस एक्टिविटी है। ये बुलाता है कि आपकी आंतरिक जो क्षमता है, कार्य है, वो किस प्रकार से करते हैं। साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट रहा था वो पैसिव नहीं रहा था बल्कि एक्टिव रहा था। सत्याग्रह क्या है? फिजिकल फोर्स नहीं है। एक सत्याग्रही को डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। एक सत्याग्रही कभी अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का कभी विनाश भी नहीं चाहता। सत्याग्रह का जो प्रयोग है उसमें दुर्भावना के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की जो बैड फीलिंग्स हैं दूसरों के प्रति हमारी वो है, इसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। देयर इज़ नो इल विल वॉट एवर। सत्याग्रह क्या है? इज़ द प्योर सोल फोर्स। शुद्ध आत्मकरण का जो बल होता है वो है हमारा। ट्रुथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। सत्य ही क्या होता है? तो हमारे आत्मा का जो तत्व होता है वही में ट्रुथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। सत्य ही हमारे आत्म तत्व है। यही कारण है कि दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। सत्य के साथ आप आग्रह करिए, यही हमारा सत्याग्रह है। द सोल इज़ इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज। जो आत्म तत्व है वो हमारे ज्ञान से परिपूर्ण है। एंड इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। ये क्या होता है? इसमें प्यार की लौ जलती है। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। आप इसे मानिए कि जो हमारा अहिंसा है वही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये विश्वास किया जाता है ये कि इंडिया क्या कर सकता है, ब्रिटेन को या यूरोप को अपनी बाहुबल के ताकत से हरा नहीं सकता है। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर ऑफ आर्म्स। उनके पास जो है हथियारों, वो अंग्रेज क्या है? युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। दे वर्शिप द वॉर गॉड, युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम, और वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। बियरर ऑफ आर्म्स द 100 of millions इन इंडिया
कैन नेवर कैरी आर्म्स। और भारत में तो हजारों करोड़ों लोग भी कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते हैं। इस वजह से क्या होना चाहिए कि दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग अख्तियार करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम अगले टॉपिक को रोलेटेक अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है।